जो इंसीजर होते हैं वो क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। कैनाइन फाड़ने का काम करता है। प्री मोलर और मोरल भोजन को पीसने का काम करता है। फिर आता है टंग्स। टंग्स क्या करता है, जो टंग्स होती है, टंग्स टंग्स की स्पेलिंग यही है। जो टंग्स होता है, टंग्स का कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ भोजन का टेस्ट लेता है, क्योंकि टंग्स में ही प्रेजेंस होती है डिफरेंट टाइप की टेस्टिस। अगर नहीं विश्वास है तो शीशे में जाके देखना, टंग्स को ऊपर करोगी तो एकदम यहाँ पे डिफरेंट टाइप की टेस्टिस प्रेजेंस रहती है, जो कि 4 टाइप की होती है। एक मतलब खट्टा मीठा तीखा जो टेस्ट होता है, एक टेस्टिस के थ्रू आपको मिलता है। बात समझ में आई कहाँ पे होती है, टंग्स में। इसके अलावा टंग्स भोजन और सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है। भोजन को सलाइवा वाटर में आपस में मिक्स करके उसको लुब्रिकेट बनाता है, ताकि वो आराम से ईसोफेगस के पाइप से पहुंच जाए। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, लेकिन भोजन का डाइजेशन कहाँ से हो जाता है, माउथ से ही शुरू हो जाता है। जो सलाइवा होती है, सलाइवा में 2 टाइप की, एक तो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी रहती है, बैक्टीरियल एक्टिविटी रहती है। सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रहती है। भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं उसको खत्म करने का काम करते हैं। छोटे बच्चों में सलाइवा का सिक्रीशन ज्यादा होता है, इसलिए मम्मी लोग यहाँ तक का हैंकी बांट देती हैं। क्यों होता है, क्यों लार चूते हैं छोटे बच्चों का, क्योंकि जो सलाइवा होता है, छोटे जो बच्चे होते हैं वो जमीन से कुछ भी उठा के खा लेते हैं, तो जमीन पे प्रेजेंट सारे भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो अब बच्चे के अंदर जाएंगे तो नुकसान करेंगे, इसलिए उसको खत्म करने का काम करते हैं। कैसे आना पड़ा, हाँ क्या करने के लिए, पढ़ना है कि भागना है। अब प्रॉपर ड्रेस में आए यार, कितने संस्कार। समझ में आया। फिर इसके बाद आपकी क्या आ गए, सलाइवा हो गया। इसके अलावा सलाइवा में एक एमाइलेज नाम का क्या होता है, एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। ये एंजाइम किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट स्टार्च होता है। स्टार्च होता है सबसे छोटी इकाई, जो कि आपके चावल से मिलता है, रोटी से मिलता है। स्टार्च का पाचन माउथ से ही शुरू हो जाता है, डाइजेशन, भोजन का डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। याद रखना, माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड रहती है, वहां से सलाइवा सिक्रीट होता है, और एमाइलेज नाम का एंजाइम सिक्रीट होता है, जो स्टार्च को डाइजेशन करने का काम करता है। अब कुछ बेहया स्टार्च होते हैं जो मुंह में डाइजेस्ट ही नहीं होते हैं। कैसे होगा भाई, मुंह में भोजन कितने टाइम तक रहता है, मैक्सिमम 1 या 2 मिनट तक, बहुत उड़ के, नहीं तो 30-35 सेकंड में तो हमको लगता है अंदर चला जाता है। 35 सेकंड के बाद ले लेते हैं। क्या उस 35 सेकंड में स्टार्च प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो पाएगा, नहीं होता है। तो ये भोजन के साथ आपके पेट में चला जाता है। पेट में किसके थ्रू जाता है, ईसोफेगस के थ्रू जाता है। ईसोफेगस भोजन को सिर्फ पास आउट करने का काम करता है। कितनी लंबाई होती है ईसोफेगस की, 2 सेंटीमीटर, पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, पॉइंट नहीं है ना बीच में, इतना होता है। वो सिर्फ भोजन को क्या करती है, मूव ऑन करने का काम करती है। अब भोजन कहाँ पे जाता है, स्टमक में जाता है। किसमें जाता है, स्टमक। तो मेरा यही टॉपिक छूटा था, क्या, स्टमक। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। और बताओ क्या नाम है, क्यों कौन क्या क्या सर्च करता रहता है। इसको ना हमको लगता है कोई आके छेड़ता है क्या, भगवान कसम कभी पा गए ना किसी को छेड़ते हुए तो बता देंगे अच्छे से। इसको पक्का कोई ना कोई छेड़ता है।
सीधा। बड़ा कर देना तो एक बार। देखो हम सब पढ़ा दिए हैं, क्या क्या कंप्लीट कर दिए हैं, माउथ को कंप्लीट कर दिए हैं। किसको पढ़ा है? माउथ को। ठीक है, पढ़ देना, वीडियो में मिलेगा। ठीक है, ईसोफेगस को। और किसको पढ़ा है? फेरिंग्स को। और क्या पढ़ा है जी? बस। टीथ को। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। टंग्स के बारे में थोड़ा बहुत बताए हैं। जो टंग्स होती है क्या करती है? सिर्फ भोजन को मिक्स करने का काम करती है और इससे ज्यादा नहीं करती है कुछ भी। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। स्टमक के बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। ठीक है, फिर रेक्टम, एनस के बाद डाइजेशन खत्म, पेनक्रियाज वगैरह आएगा, लीवर इसी में आएगा। देखो क्या बोल रहा है, स्टमक क्या होते हैं? सीधा सीधा बोल रहा है, स्टमक इट इज ए मस्कुलर जी शेप लाइक स्ट्रक्चर्स। स्टमक क्या है? द स्टमक इट इज ए मस्कुलर जे शेप ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। किस शेप पर आता है? जे शेप पर आता है। स्टमक जो होता है किस शेप पर आता है? जे शेप पर आता है। जे शेप का डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होता है जो किससे किससे लोकेटेड रहता है? इट इज लोकेटेड बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां किसके बीच में लोकेटेड रहता है? ईसोफेगस। इसके ऊपर की पाइप क्या कहलाती है? ईसोफेगस। और यहाँ से जो पाइप निकलती है इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में लोकेटेड रहता है क्या? आपका स्टमक। और ये स्टमक किस शेप का होता है? जे शेप का मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। जे शेप का कौन सा ऑर्गन होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। एंड द स्मॉल द मेन पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। नंबर 1 कार्डियक होता है, नंबर 2 फंडस होता है, फिर इसके बाद क्या होता है? बॉडीज। इसको हम लोग कार्पस के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे दे दिया है। पाइलोरी, पाइलोरस, एकदम पूरा डिटेल में दे दिया है। कितने पार्ट होते हैं? मेनली 3 ही पार्ट होते हैं। ठीक है, पाइलोरस होते हैं, कार्डियक होते हैं और फंडस होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? कार्डियक, फंडस, पाइलोरस, या फिर बॉडी बोल सकते हैं। कार्डियस, फंडस, पाइलोरस। कार्डियक सबसे स्टमक के सबसे ऊपरा वाला पार्ट होता है। ये स्टमक का ऊपरा वाला पार्ट कार्डियक नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच होता है हमारे हार्ट से। किससे होता है? हार्ट के जस्ट नीचे ही लोकेटेड रहता है स्टमक का अपर वाला भाग, जिसको कार्डियक के नाम से जानते हैं। बीच वाले भाग को फंडस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फंडस। फिर इसके बाद इस वाले पार्ट को पाइलोरस के नाम से जानते हैं। पाइलोरस या पाइलोरी इस नाम से जानते हैं। स्टमक क्या होते हैं? स्टमक मस्कुलर जे शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में लोकेटेड रहता है। इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्डियक, फंडस, पाइलोरस। कार्डियक
जस्ट स्टमक का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि हार्ट के नीचे प्रेजेंस होता है। फंडस स्टमक के बीच वाला पार्ट होता है और जो पाइलोरस होता है वो स्टमक के सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। अब देखो इसी में प्रेजेंस होता है एचसीएल। किसमें प्रेजेंस होता है भाई? फंडस में ही प्रेजेंस होता है एचसीएल। एचसीएल का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एचसीएल का फुल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो किसी के मुंह पे फेंक दिया जाए, बॉडी में फेंक दिया जाए तो पूरी बॉडी जल जाती है। इतना खतरनाक केमिकल हमारे पेट में क्यों है? हमारे पेट को क्यों नहीं जला रहा है? हाँ, खड़े हो जाओ। हमको भी पता है भोजन को पचाता है। इतना केमिकल भाई भोजन को पचाता है, हमारे पेट को भी डैमेज कर सकता है। यही HCl सबसे हार्ड HCl यही होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर किसी के फेस में फेंक दिया जाए तो फेस पूरा जल जाता है, चेहरा खराब हो जाता है। लेकिन इतना खतरनाक केमिकल हमारा स्टमक लेके बिंदास घूमता है, क्यों? पता है आइडिया? हमारे भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? HCl का होता है। भोजन को जलाकर भोजन में से न्यूट्रिशंस को निकालता है, यही है ना जी? तो काहे रहता है पेट में? कोई प्रोटेक्शन होगा? एसिड बेस का नाम सुने होंगे, एसिड बेस। एसिड प्लस बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? एसिड बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हो जाते हैं जिसका कोई एक्शन नहीं होता है। एसिड बेस आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? न्यूट्रॉन, जिसका कोई एक्शन होता ही नहीं है। ना तो उसमें एसिड का एक्शन रहेगा ना ही बेस का एक्शन रहेगा। बात समझ में आई? तो ये जो स्टमक होता है ये, अरे यार इतना छोटा कैसे हो गया? देखो फिर से समझते हैं। चलते हैं नोट्स पे, बताना। कौन सा है? कार्डियक, बीच वाला फंडस, नीचे वाला पाइलोरस, यही है। स्टमक के मेनली 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरस। कार्डियक हार्ट के ऊपर वाला पार्ट होता है, बीच में प्रेजेंस होता है HCl। जो फंडस वाले पार्ट होते हैं उसी में पाए जाते हैं HCl। क्या पाए जाते हैं? HCl। ये HCl हमारे भोजन को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? भोजन को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करता है क्या? HCl। इतनी बात समझ में आ रही? इसके अलावा माउथ से जो भोजन में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माउथ सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा होती है बैक्टीरिया वायरस को जो प्रॉपर तरीके से नहीं मार पाती है उसको भी खत्म करने का काम करते हैं। जैसे बोलते हैं ना बहुत बेहया बैक्टीरिया जो सलाइवा से मारती ही नहीं है। समझ में आ रहा है? जो बहुत खतरनाक बैक्टीरिया होती हैं जो सलाइवा से भी ताकतवर होती हैं, वो सलाइवा से नहीं मरती हैं तो भोजन के थ्रू कहाँ पे आ जाती है? पेट में आ जाती है। पेट में प्रेजेंस होता है HCl। HCl से ताकतवर कुछ भी नहीं होता है, वो उसको जला के तुरंत क्या करते हैं? राख कर देता है। जला के क्या करता है? राख। मतलब ऐसी बैक्टीरिया जो सलाइवा से नहीं मर पाती है वो किसमें आती है? स्टमक में आती है। स्टमक में HCl के पास आती है तो HCl उसको जला के राख करता है। नंबर 1 बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने का भी काम करता है। नंबर 2 भोजन को डाइजेस्ट भी करता है। इसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। देखो इतना खतरनाक HCl हमारे पेट में कैसे रखता है? देखो बात समझना, एसिड प्लस बेस जब इसका रिएक्शन करवाओगे तो क्या हो जाएगा? कोई भी कंपोनेंट हो रहेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब ना तो उसमें एसिड का एक्शन रहेगा ना तो बेस का एक्शन रहेगा। जब ये HCl हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन में स्टमक में है तो स्टमक की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, स्टमक की जो यहाँ पे ना एक मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है।
ऐसे ऐसे करके कौन सी मेम्ब्रेन होती है? म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ तक नहीं होता है, सिर्फ यहीं तक होता है। समझा? म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है। ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन किस नेचर की होती है? बेसिक नेचर की होती है। बेसिक नेचर की होती है। समझ में आया? इसी में प्रेजेंस है सीएन। जब निकलता है या फिर हमारे स्टमक के लाइनिंग पे जाता है तो किससे मिलता है? डायरेक्टली स्टमक के लेयर से नहीं मिलता है। स्टमक में प्रोटेक्शन के लिए जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन लगी है उससे मिलता है, और वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन किस नेचर की है? बेसिक नेचर की है। और आप जानते हैं एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? न्यूट्रल। इसलिए एसिड हमको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। समझ में आया? इतना खतरनाक केमिकल कैसे हमारे बॉडी में सेफ बचा है? म्यूकोजल मेम्ब्रेन की वजह से। ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन किस नेचर की है? बेसिक। नहीं समझ में आ रहा है तो एसिड बेस पढ़ देना। एसिड बेस मिलकर टाइट्रेशन बना दे, न्यूट्रल बना देता है। अब देखो यहीं पे होती है बहुत सारी प्रॉब्लम। यही पेट में होता है बहुत सारी प्रॉब्लम। अल्सर, अल्सर नाम सुने हो? छाला बहुत हो जाता है ना, कहते हैं पूरा एकदम खाना पीना कुछ भी नहीं खाया जा रहा, पूरा छाला एकदम खत्म। किसके वजह से होता है? ये सीएन। जब ये सीएन का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है, यानी जिसको अपच बोलते हैं, जब भोजन नहीं डाइजेस्ट होता है ना तो ये सीएन निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। ये सीएन का काम क्या है? भोजन को डाइजेस्ट करना है। लेकिन जब भोजन प्रॉपर तरीके से नहीं डाइजेस्ट हो पाता है, जब आप ज्यादा खा लेते हैं तो एसिडिटी होती है और आपके छाले पड़ जाते हैं। ठीक है? ओ या सीएन जब ज्यादा बनने लगता है ना तो यहाँ से निकलकर आपके ऊपर की तरफ आता है। ऊपर की तरफ आता है तो कच्ची ढिकार आती है। क्या आती है? कच्ची ढिकार की तरह एक आती है ना, एक अजीब सा लगता है। तो ये जब सीएन निकलता है, जब ऊपर की तरफ आता है तो हमारे ईसोफेगस को, हमारे माउथ को एकदम जला देता है। वोमिटिंग का नाम सुने? वोमिटिंग जब आती है तो आंखों से पानी आने लगता है, नाकों से पानी आने लगता है। क्यों? क्योंकि वो भोजन आपके स्टमक में जाता है, स्टमक में ही प्रेजेंस ये सीएन है जो भोजन के साथ मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जब आप भोजन को दोबारा से बाहर फेंकते हैं, भोजन को जब आप दोबारा से बाहर फेंकते हैं तो उस समय भोजन के साथ क्या निकलता है? ये सीएन निकलता है जो आपके पूरे ईसोफेगस को और नाक को जलाते हुए आता है। इसलिए अब बर्दाश्त नहीं होता है, आंखों से पानी आ जाती है और मतलब नाक से भी पानी आ जाता है, आंखें लाल हो जाती है। किसके थ्रू होता है? ये सीएन के थ्रू ही होता है। इसी से होता है गैस, एसिडिटी। बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई। एसिडिटी में क्या होता है? भाप बनने लगता है, पेट में गैस बन जाती है। ये भोजन, ये जो एसिड होता है भोजन को जलाने का काम करता है। भाप जो निकलती है तो पेट में जब ज्यादा हो जाती है तो पेट फूल जाता है। तो हम लोग क्या लेते हैं? इनो। हाँ जी, नाम सुने हो? 6 सेकंड में। इनो में क्या होता है? इनो में क्या होता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर बोल सकते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यही होता है ना। इनो में जाके ध्यान से देखना यार, इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते हो क्या? इनो पिए हो? जाओ उठा लाओ, सर के पास इनो होगा, उनके ड्रा में रखा होगा। जाओ उठा के लाओ, बोलो सर आपके ड्रा में ना इनो है, दे दीजिए। उसमें इंग्रेडिएंट्स कोई सा भी दवा दीजिए, कुछ भी दीजिए, इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए। इंग्रेडिएंट्स में ही लिखा रहता है कौन, मतलब उस कंपोनेंट्स में क्या क्या प्रेजेंस होता है। जो इनो होता है ना, इनो में जो कंपोनेंट्स पाया जाता है वो क्या होता है? बेसिक होता है। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। जब ये एचसीएल से रिएक्शन करता है, किससे? एचसीएल से। एचसीएल से जब रिएक्शन करता है तो सोडियम अलग हो जाएगा, सीएल अलग बन जाएगा। आने दो। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्या होगा जी?
किससे रिएक्शन करेगा? HCl से। बताओ जी क्या निकलेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। पहले तो क्या बनेगा? दो जी, क्या है इसमें? अरे यार इसमें भी इंग्रेडिएंट्स नहीं दिया है क्या? हम्म, इसमें भी इंग्रेडिएंट्स नहीं दिया है क्या? लेकिन इसमें भी होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। हवा के साथ बबल बनाते हैं। हवा के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? बबल बनाते हैं। इन तीनों को अगर आप पानी में घोलेंगे तो ये बबल जैसा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बबल जैसा ऊपर की तरफ उड़ने लगेंगे, बबल्स बनाएंगे। किसके कांटेक्ट में? हाइड्रोजन के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में बबल्स बनाते हैं। जब आप पीते हैं तो एसिड के साथ मिलता है, एसिड के साथ उसको क्या करता है? न्यूट्रल कर देता है। एसिड और कार्बोहाइड्रेट जब आपस में, मैग्नीशियम कार्बोहाइड्रेट जब आपस में मिलते हैं तो क्या होते हैं? कंपोनेंट्स न्यूट्रल हो जाते हैं। धीरे धीरे गैस आपकी समाप्त होने लगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसके बाद क्या होता है? और कौन कौन सी बीमारी होती है? और कौन सी बीमारी होती है? पेट में दर्द होता है। हाँ जी, गैस की वजह से होता है। कहते हैं ना गैस की वजह से सीने में भी दर्द होता है। बिल्कुल होता है, गैस की वजह से सीने में भी दर्द होता है। कब होता है? अगर सीने में दर्द हो रहा है 2-3 दिन से तो किसकी वजह से होता है? गैस की वजह से ही होता है। गैस ऊपर की तरफ मूव करने लगता है जहाँ पे हमारे हार्ट पे दबाव पड़ने लगता है। ठीक है, उसकी वजह से सीने में भी दर्द हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन का नाम सुने होंगे। कॉन्स्टिपेशन तो भी उसमें आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्टमक में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? अल्सर, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर मतलब समझ रहे हो? पेट में अल्सर किसके वजह से होता है? जब एसिड का सिक्रीशन या HCl का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है। दूसरा एसिडिटी, दूसरा क्या है? एसिडिटी, गैस उसी को बोलते हैं ना। एक तो गैस बार बार बनती है, एसिडिटी जब पाचन नहीं हो पाता है। क्या हो नहीं हो पाता है? पाचन प्रॉपर तरीके से पाचन नहीं हो पाता है। गैस तो बहुत लोग को हमेशा ही बनती रहती है, हमेशा कहते हैं पेट खुला रहता है। किस वजह से होता है? HCl की ही वजह से होता है। यही HCl जब ज्यादा बढ़ जाता है और ज्यादा घट जाता है तभी आपको प्रॉब्लम मिलती है। जब HCl बढ़ने लगता है तो उसको जो डॉक्टर दवा देते हैं उसको HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए देते हैं। हाँ, चल रहे हैं, बता रहे हैं। HCl को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करने के लिए देते हैं। इतना समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? स्टमक का खत्म हुआ है, आगे बढ़े। स्टमक में क्या क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं फिर से। इंट्रो बता दिया ना, स्टमक को फिर से देखो। ओहो, कहाँ पे गया जी? कहाँ पे गया यार? देखो, पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक हो गया कार्डियस। द कार्डियस इट इज द अपर पार्ट ऑफ द स्टमक। जो कार्डियक होते हैं ये स्टमक के क्या होते हैं? अपर पार्ट होते हैं। बात समझ में आई? कार्डियक क्या होते हैं? स्टमक के सबसे ऊपरे वाले भाग होते हैं। ये हमारे स्टमक के सबसे ऊपरे वाले भाग क्या होते हैं? कार्डियक होते हैं। इट इज द रीजन वेयर द इसोफेगस जॉइन द स्टमक। ये ऐसे रीजन होते हैं जहां से हमारी इसोफेगस जॉइन होती है। यहीं से क्या निकलती है? इसोफेगस। इसोफेगस, इसोफेगस कहां से जॉइन होती है? स्टमक के कार्डियक वाले पार्ट से। ठीक है, मतलब कार्डियक जो होता है स्टमक का अपर पार्ट होता है, सबसे अपर वाला पार्ट होता है। और इसी रीजन से क्या जॉइंट होता है? इसोफेगस।
ईसोफेगस कहाँ से ज्वाइन होता है? स्टमक के कार्डियक वाले पार्ट से, ठीक है। इट कंटेन द कार्डियक स्फिंक्टर विच प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम द मूविंग बैक इनटू द ईसोफेगस। यहीं पे जो कार्डियक होते हैं, कार्डियक के पास क्या होते हैं? किंचक होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं। स्फिंक्टर जो होते हैं वो फूड को बैकवर्ड जाने के लिए प्रिवेंट करवाते हैं। हम खाना खा लेते हैं, वो खाना ईसोफेगस में आ जाता है, फिर हम सो जाते हैं, कूदने लगते हैं, कभी कभी कोई सर नीचे कर लेता है, पैर ऊपर कर लेता है, लेकिन भोजन फिर से दोबारा से हमारे माउथ से बाहर नहीं आता है, ईसोफेगस में नहीं जाता है। कारण क्योंकि जो कार्डियक होते हैं, ये जो कार्डियस होते हैं, कार्डियस में प्रेजेंस होता है स्फिंक्टर, जो भोजन को प्रिवेंट करता है कि ये भोजन वापस से ईसोफेगस में न जाए, रोक के रखने का काम करता है। फिर फंडस होते हैं, फंडस इट इज द डोम शेप अपर portions of the stomach। सीधा बोल रहा है, जो फंडस होते हैं वो किस शेप के होते हैं? डोम शेप के होते हैं, अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, स्टमक के अपर पार्ट। ये आपका किसमें चला गया? कार्डियक, मतलब कहाँ पे है? ये मूव कर रहा है हार्ट की तरफ, लेकिन स्टमक के अपर वाले पार्ट्स आपके कौन से होते हैं? फंडस होते हैं। इट स्टोर्स स्वेल्स फूड एंड द गैसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। देखो ये बोल रहा है, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। जब हम आपको डाइजेशन पढ़ाए थे, तभी हमने आपको बताया था कि जो भोजन होते हैं वो पेट में मैक्सिमम कितने घंटे तक स्टोर रहते हैं? 4 आवर्स, मैक्सिमम 4 से 5 घंटे तक भोजन पेट में स्टोर रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेट में। और पेट में ही कहाँ पे स्टोर रहते हैं? फंडस के पास रहते हैं। किसके पास रहते हैं? फंडस के। इसी फंडस में प्रेजेंस होती है रुचि। क्या प्रेजेंस होती है? रुचि। एक बिलाई नुमा संरचना होती है, बिलाई मतलब एक रुचि नुमा संरचना होती है, जो भोजन को रोक के रखने का काम करती है, भोजन को फैला के रखती है, एसिड और भोजन को आपस में मिक्स करने का काम करती है। आपको भूख लगती है ना, पेट में दर्द होता है, कभी कभी भूख लगती है ना, पेट में दर्द होता है, क्यों? ये रुचि चुभने लगती है, खड़ी हो जाती है, 4 घंटे बाद क्या होती है? खड़ी हो जाती है, और भोजन को मिक्स करने के लिए खोजती है कि भोजन आए, भोजन आए। ये प्रोसेस तो आपके बॉडी में ऑटोमेटिक होता है। जब भोजन नहीं मिलता है तो कुछ देर बाद भूख बंद भी हो जाती है, मतलब इस रुचि को जब भोजन नहीं मिलता है तो क्या होती है? फिर से सो जाती है। भोजन मिल गया तो अपना काम करने लगती है, एसिड और भोजन को आपस में मिक्स करने लगती है। जब भोजन नहीं मिलता है, बड़ी तेज से भूख लगती है, पेट में एक चुभन सी होती है कि भोजन भूख लग जाए, भूख लग जाए, लेकिन वो भूख बाद में मिट भी जाती है। देखो खाना नहीं मिलता है फिर भी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, उस समय आपकी रुचि क्या होती है? सो जाती है। समझ में आया? तो रुचि की वजह से भूख का एहसास होता है, यही रुचि खड़ी हो जाती है, पेट में चुभने लगती है। समझ में आया? और यही रुचि क्या करती है? भोजन को 4 घंटे तक पेट में, 4 से 5 घंटे तक पेट में रोक के रखने का काम करती है। गैसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन, और देखो यही पे गैसेस रिलीज होती है। जो गैस रिलीज होती है किसमें होती है? आपके फंडस वाले पार्ट में होती है। क्यों फंडस वाले पार्ट में होती है? क्योंकि फंडस वाले पार्ट में ही प्रेजेंस होते हैं एसिड, जो भोजन को प्रॉपर तरीके से डाइजेशन करवाने में मदद करते हैं। ये भोजन को जलाता है। जैसे कहते हैं ना, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खा रहे हैं तो पानी नहीं पीना चाहिए। सोचो अगर एक जलती हुई लकड़ी पे जाके ठंडा पानी डाल दो तो क्या होगा? कभी देखे हो? बहुत भयानक धुआं निकलता है। ये सीएनजी क्या है? आग की तरह ही काम करता है। वो जब हमारे भोजन को पचाता है, आप क्या करते हैं? उसी में पानी पी लेते हैं। पानी ठंडा है, सीएन पे गिरेगा तो आग बुझा देगा, तो वहां से क्या निकलती? भाप बन के निकलने लगता है, जो आपको गैस की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर मना करते हैं खाना खाने के 30 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। 15 मिनट बाद पानी पीजिए, खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, क्योंकि उस समय ये सीएन भोजन को पचाने में लगा रहता है, उस समय भोजन को ये सीएन जलाने में लगा रहता है। तो उसे पानी पीते हैं तो वही कंडीशन होगी जब जली हुई लकड़ी पे आप पानी डालते हैं, उसमें से भाप निकलता है। वैसे आप भी जब डालेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? भाप निकलेगा। जो गैस के शिकार हो सकते हैं, गैस की बीमारी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, होते हैं ना, एसिडिटी हो गया है,
अपच हो गया है, पेट दर्द कर रहा है, किस लिए होता है भाई? यही सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, भोजन को फंडस में क्या होते हैं? फंडस में एचसीएल होते हैं। सबसे पहले फंडस में रुचि नाम की संरचना होती है जो भोजन और एचसीएल को आपस में मिक्स करने की काम करती है। यही रुचि को जब एक समय के बाद भोजन नहीं मिलता है तो ये खड़ी हो जाती है, तब जाके आपको भूख का एहसास होता है, पेट में चुभन होने लगती है। ये एचसीएल भोजन को पचाने का काम करता है, भोजन को जलाने का काम करता है, भोजन को जो एकदम पूरी तरह से भोजन को पीस डालता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके अलावा और क्या बताएं? हाँ, ये सीएल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को भी मारने का काम करता है। बात समझ में आई? अब ये सीएल हमारे पेट को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता है? क्योंकि पेट के अपर वाले अंदर वाली लेयर पे प्रेजेंस होती है म्यूकोजल मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंस होती है? म्यूकोजल मेम्ब्रेन, जो कि किस नेचर की रहती है? बेसिक नेचर की रहती है। इसी के अंदर अंदर प्रेजेंस होती है म्यूकोजल मेम्ब्रेन, जो कि बेसिक नेचर की रहती है। स्टमक एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, ना तो एसिड का एक्शन मिलता है ना तो बेस का एक्शन मिलता है, इसलिए हमको वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये रिफ्लेक्स करता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है। जब एसिड ऊपर की तरफ जाने लगता है, जैसे खाना खाने के बाद आपको वोमिटिंग आती है ना, देखो उस समय एसिडिटी एसिड निकलता है। भोजन के साथ क्या निकलता है? एसिड निकलता है। भाई भोजन में जो हमारे पेट में जो भोजन प्रेजेंट है उसमें तो एसिड मिल गया है, वो ऑलरेडी खाने को पचाने का काम करता है। जब वो एसिड बाहर निकलता है तो एकदम एक जगन सा फील होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? एसिड खत्म, स्टमक खत्म हो गया। स्टमक में कौन कौन सी बीमारी होती है सबको पता चल गया। फिर इसके बाद क्या आता है? पाइलोरस। फिर कहाँ पे गए? फिर कौन यूज करता है? मेरे को तो ये समझ ही नहीं आता है। देख रहे हो, हम पढ़ा रहे थे, क्या आ गया क्या? पासवर्ड लगा देंगे ना, कभी समझ में आ जाएगा। सच में किसी को नहीं देंगे लगा दिए तो। देखो यार, स्टमक में ही एक वो प्रेजेंस रहती है, पाइलोरिक। पाइलोरिक नाम की कोई एंजाइम होती है ना, पेप्सिन होती है कि पेप्सिन होती है, जो दूध को दही में कन्वर्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। दही में जो चीज पाई है उसको तो लैक्टिक एसिड बोलते हैं ना। जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, लैक्टिक एसिड दूध को दही बनाती है। लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एक मिनट। क्या है यार? कुछ तो गलत हुआ है। कौन? गलत हुआ है। यहाँ पे आ गया।
रेनिन नाम का एंजाइम होता है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बनाने के लिए काम करता है। जो दूध से दही बनता है या फिर मिल्क से जो कर्ड बनता है वो किसके थ्रू बनता है? लैक्टोबैसिलस के थ्रू बनता है। लेकिन कभी सोचा है जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ का भी दूध पीते हैं या फिर अगर ऊपर से भी आप जो दूध पिलाते हैं वो उसके पेट से निकलता है तो एकदम दही दही जमा जमा निकलता है। क्यों? बच्चों में ज्यादा होती है रेनिन। ये दूध को दही में नहीं कन्वर्ट करती है, दूध को दही नहीं बनाती है, लेकिन कुछ हद तक ये किसमें कन्वर्ट कर देती है? सॉफ्ट कर्ड में कन्वर्ट कर देती है। सॉफ्ट कर्ड मासेस मतलब कुछ हद तक दही में कन्वर्ट कर देती है। इसीलिए कहते हैं दूध से ज्यादा फायदा क्या करता है? दही करता है। दही खाएंगे तो डायरेक्टली दही होता है वो तुरंत बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। दूध खाएंगे तो दही वो दूध बॉडी में जाकर दही में कन्वर्ट होता है। बात समझ में आई? तो ये जो एंजाइम होती है वो कहाँ पे निकलती है? आपके स्टमक में ही निकलती है। रेनिन नाम की एंजाइम होती है स्टमक से ही निकलती है। ये छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा पाई जाती है क्योंकि छोटे बच्चे मिल्क का सिक्रीशन ज्यादा करते हैं। इसलिए छोटे बच्चे जब मिल्क पीते हैं तो ये रेनिन मिल्क को दूध से दही में कन्वर्ट कर देती है। जब बच्चे वोमिटिंग करते हैं तो वोमिटिंग समय दूध फटा आता है। ठीक है, बात समझ में आई? किसके थ्रू होता है? रेनिन के थ्रू होता है। इतनी बात याद रखना। और फिर क्या है इसके बाद? स्टमक में ही प्रेजेंस होते हैं क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज 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 क्या होते हैं? बहुत लंबा लंबा दे रहा है, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है जी, ऊपर ऊपर से बताते हैं। हाँ, तीन टाइप के एंजाइम को सिक्रीट करता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कहाँ पे प्रेजेंस रहता है? जस्ट हमारे स्टमक के ऊपर, ये स्टमक रहता है। ठीक है, पेनक्रियाज ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो प्रॉपर तरीके से भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम को सिक्रीट करता है। इसी पे ही प्रेजेंस रहते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज प्रॉपर तरीके से मतलब फुल डाइजेशन एंजाइम को क्रिएट करता है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एमाइलेज, ट्रिप्सिन और आपके लाइपेज। इसको आप याद कर सकते हैं लेट 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 मतलब एल मतलब क्या होता है? एमाइलेज नहीं, सॉरी, एल मतलब क्या होता है? लाइपेज। ठीक है, ए मतलब क्या होता है? एमाइलेज। और क्या टी मतलब क्या होता है? ट्रिप्सिन। ठीक है, नोट पे चलते हैं, एक मिनट। देखो, स्टमक के जस्ट ऊपर ही प्रेजेंस रहता है क्या? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होता है ये फुल डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है। फुल डाइजेस्टिव एंजाइम को पेनक्रियाज सिक्रीट करता है, मतलब कि ऐसे ऐसे एंजाइम को देता है कि भोजन प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। कौन कौन से होते हैं? लैट होते हैं। क्या होते हैं? लैट। एल मतलब क्या होता है? लाइपेज। ए मतलब क्या होता है? एमाइलेज। टी मतलब क्या होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। बात समझ में आई?
लेकिन इसके अलावा भी जो पेनक्रियाज होती है वो शुगर को भी डाइजेस्ट करती है। शुगर जो मीठा आप खाते हैं, मीठा स्वीट, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने का काम करती है। यहीं पे कोई बच्चा पूछा था ना, अभी कोई पूछा था कि शुगर कैसे होता है। शुगर किसकी वजह से होता है? पेनक्रियाज की वजह से होता है। ये जो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और आप ये देख रहे हैं जो लैक्ट के एंजाइम निकल रही है, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। देखो जो पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज में दो सेल्स पाई जाती है, एक होती है बीटा सेल्स, एक होती है अल्फा सेल्स। क्या होती है? बीटा। अरे यार मिटा ही देते हैं। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में दो टाइप की सेल्स होती है, पेनक्रियाटिक सेल्स, पेनक्रियाटिक सेल्स। एक होती है बीटा सेल्स। कौन सी होती है? बीटा सेल्स। एक कौन सी होती है? अल्फा सेल। जो बीटा सेल्स होती है एक इंसुलिन को बनाती है, इंसुलिन को बनाती है बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होती है ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करती है। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से है? डाइजेस्टिव एंजाइम लैक्ट, लाइपेज, एमाइलेज और क्या है? ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये पेनक्रियाज की जो अल्फा सेल्स होती है वो वहां से सिक्रीट होता है, लेकिन जो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स होती है वो क्या सिक्रीट करती है? इंसुलिन को सिक्रीट करती है। समझा? समझ में आया कि नहीं आया? पेनक्रियाटिक सेल्स दो टाइप की होती तो बहुत टाइप की होती, मेनली हम दो टाइप की बात करेंगे। एक कौन कौन सी होती है? एक होती है बीटा सेल्स, एक होती है अल्फा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होती है वो पूरा डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करती है, लेकिन जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन को सिक्रीट करती है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं ये भोजन को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, प्रॉपरली क्या करते हैं? भोजन को डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो इंसुलिन होता है ये किसका डाइजेशन करती है? ग्लूकोज का। किसका डाइजेशन करती है? ग्लूकोज। आप जो मीठा खाते हो यार, नहीं समझा? लौंग लत्ता हो गया और क्या क्या हो गया जी? हर एक चीज में ग्लूकोज पाया जाता है। जो चीज मीठी है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंस है, जो चीज मीठी है उसमें क्या प्रेजेंस है? ग्लूकोज प्रेजेंस है। तो ये ग्लूकोज को डाइजेस्ट कौन करता है? इंसुलिन करता है, और इसी की वजह से होता है शुगर। आप देखो ये ग्लूकोज कहाँ पे मिला? ब्लड में गया। जैसे एक ग्लूकोज आप खाए भोजन से, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर कहाँ पे आया? ब्लड में आया। किस में आया? ब्लड में। अब यहाँ पे ब्लड तो है, यहाँ पे ब्लड हमारे प्रवाह तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट में क्या हो गए हैं? ग्लूकोज भी आ गए हैं। अब इस ग्लूकोज को डाइजेस्ट कौन कर रहा है? इंसुलिन कर रही है। इंसुलिन किसका डाइजेशन करती है? ग्लूकोज का करती है। अब देखो ऐसे नहीं रहते हैं, थप्पा बनाने लगते हैं, ज्यादा होने लगते हैं, ऐसे मतलब कि एक प्लग बनाने लगते हैं ग्लूकोज, ऐसे ही इकट्ठा होते हैं। डाइजेशन कौन कर रहा है? इंसुलिन कर रही है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये इंसुलिन किसी भी वजह से नहीं निकलती है। क्या होती है? या तो बहुत तेज निकलती है या तो कम निकलती है। कहते हैं ना बीमारी, जो शुगर की बीमारी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2। टाइप 1 ऐसी होती है जिसमें इंसुलिन लेना पड़ता है, एक ऐसा होता है जिसमें सिर्फ दवा से ही कंट्रोल किया जाता है। समझ में आया? एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसुलिन बनती ही नहीं है, और एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसुलिन नहीं दिया जाता है, मतलब वो दवा से उसको कंट्रोल किया जाता है। क्यों होता है? इंसुलिन अगर नहीं बनेगी तो
ग्लूकोज डाइजेस्ट होगा, ब्लड में डाइजेस्ट होगा नहीं। तो जब ग्लूकोज ब्लड में डाइजेस्ट नहीं होगा तो एक समय पे ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में ज्यादा होने लगेगी, डाइजेस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं। कर कौन रहा था? इंसुलिन। और भी किसी भी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन बंद हो गया, इंसुलिन बनना बंद हो गई या फिर इंसुलिन कम सिक्रीट हो रही है, तब यहाँ ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ने लगता है। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है, आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो वहां पे एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसेमिया। एक मिनट। हाइपरग्लाइसेमिया नाम सुने हो? हाइपरग्लाइसेमिया एक होती है हाइपोग्लाइसेमिया। एक होती है हाइपरग्लाइसेमिया, एक होती है हाइपो। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा ये दोनों बीमारी आपकी किसमें आएंगी? शुगर में ही आएंगी। शुगर, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस, नाम सुने होंगे। डायबिटीज मेलाइटस, उसमें कौन सी बीमारी होती है? हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। ये कौन सी शुगर की ही बीमारी है। देखो ये किसकी वजह से हो रहा है? इंसुलिन। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा। जब इस ब्लड वेसल्स में, मतलब ब्लड में जब इंसुलिन की ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है, ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। आवश्यकता से अधिक जब ग्लूकोज लेवल हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? हाइपरग्लाइसीमिया होती है। हाइपरग्लाइसीमिया में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज लेवल क्यों बढ़ा? क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन कम हुआ। इंसुलिन इंसुलिन क्या हुई? कम बनी। भाई इंसुलिन जितना बनेगी उतना डाइजेस्ट करेगी। अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा कैसे? क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं की। इंसुलिन क्यों प्रॉपर तरीके से काम नहीं की? क्योंकि वो निकली ही नहीं, काम कहां से करेगी? यार हम तुमको बोल रहे कि तुमको 10 राउंड लगाना है या फिर तुमको ये इतना खाना खाना है, तुम आओगी तभी ना खाओगी कि घर से ही खाना से स्टार्ट कर दोगी? तो ये इंसुलिन ग्लूकोज का पाचन करेगी, कब करेगी? जब ये बनेगी तब ना करेगी। तो वैसे ग्लूकोज का पाचन होता रहेगा, ऐसा है? नहीं है। ये ग्लूकोज तभी डाइजेस्ट होगा जब ये प्रॉपर तरीके से इंसुलिन निकलेगी। और इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक की बीटा सेल्स करती है। पेनक्रियाटिक सेल्स दो टाइप की होती है, एक होती है अल्फा सेल्स, एक होती है बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होती है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करती है, जिसको लैक के नाम से जानते हैं। एल मतलब लाइपेज, टी मतलब ट्रिप्सिन्स और ए मतलब एमाइलेज। बात समझ में आई? और जो बीटा सेल्स होती है वो किसका सिक्रीशन करती है? इंसुलिन को सिक्रीशन करती है। ये इंसुलिन किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है? ग्लूकोज लेवल का। किसको डाइजेस्ट करता है? ग्लूकोज लेवल। अगर इंसुलिन ज्यादा निकली तो ग्लूकोज लेवल ज्यादा घटेगा। इंसुलिन ज्यादा बढ़ेगी तो भी प्रॉब्लम, इंसुलिन कम बनेगी तो भी प्रॉब्लम। इंसुलिन ज्यादा बनेगी तो भी ग्लूकोज लेवल को ज्यादा डाइजेस्ट करेगी, तब ग्लूकोज लेवल आपके बॉडी में कम हो जाएगा। वहां पे कौन प्रॉब्लम होगी? हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब जब इंसुलिन का सिक्रीशन कम होगा तो ग्लूकोज हमारे कम डाइजेस्ट होंगे। डाइजेशन किसका कम होगा? ग्लूकोज का कम होगा। कौन सी बीमारी होगी? हाइपरग्लाइसीमिया। इंसुलिन ज्यादा निकलेगी, इंसुलिन का सिक्रीशन या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज भी हमारे क्या होंगे? ज्यादा डाइजेस्ट होंगे। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का डाइजेशन हो जाएगा। किसका डाइजेशन इंक्रीज होगा? ग्लूकोज हमारे ज्यादा डाइजेशन होंगे। तो वहां पे ग्लूकोज जब ज्यादा डाइजेस्ट हो जाएंगे तो बीमारी होगी हाइपोग्लाइसीमिया। नहीं समझा? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? जब इसे पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स में, पेनक्रियाटिक यही जो बीटा सेल्स होती है, इसी में जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी आपको ग्लूकोज होता है, तभी आपको शुगर की बीमारी होती है।
ठीक है, डॉक्टर इसी का क्या करता है, मरम्मत करता है। अगर बनाने लायक है तो इंजेक्शन दवा दे के पेनक्रियाटिक बीटा सेल का मरम्मत कर देता है, और फिर से इंसुलिन बनाने लगती है। एकदम में बेकार हो जाए, एकदम में जवाब दे दे नहीं अब हम बनेबे नहीं करेंगे, चाहे जितना इंजेक्शन दो, चाहे जितनी दवाई दो, हम कसम खा लिए बनेबे नहीं करेंगे। तो उस समय परमानेंटली क्या होता है, इंजेक्शन देना पड़ता है इंसुलिन का। भाई आप कोई भी चीज खाइए, शुगर है, हर एक चीज में शुगर होता है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी हर एक चीज में होती है, शुगर की होती है। मेन का हल्का मीठा होता है, कुछ क्वांटिटी में शुगर होता है, हर एक चीज में यार शुगर होता है। चाय पी लो, कॉफी पी लो, शुगर होता है। चाय कॉफी के बगैर तो यहाँ पे भाई कोई नहीं रह पाता है, माइंड ही फ्रेश नहीं होगा। बात समझ में आई, हर एक चीज में शुगर, कब तक आप कंट्रोल करेंगे। तो ये जो शुगर्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, किसकी प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, इंसुलिन। कब होते हैं, जब इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भी आपको एंजाइम, तो भी आपको बीमारी होगी, कम होगा तो भी बीमारी होगी। बढ़ेगा तो ज्यादा ग्लूकोज लेवल को डाइजेस्ट करेगा, जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा डाइजेस्ट होंगे तो आपके बॉडी में खुद ही ग्लूकोज लेवल का मात्रा कम हो जाएगा। ग्लूकोज वाटर के थ्रू बॉडी से बाहर निकलते रहेंगे, डाइजेस्ट होंगे, यूरिन में आएंगे, वाटर घुलनशील होता है। क्या होता है, वाटर घुलनशील होता है, वो आपके बॉडी से सिक्रीट आउट होते रहेंगे। तो क्या होता है, वाटर ग्लूकोज की संख्या, ग्लूकोज की अमाउंट आपके बॉडी में कम होगी। ठीक है, जब कम होगी तो बहुत सारी चीजें होती है, चक्कर आता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जो सिम्टम्स होते हैं इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा कि डायबिटीज की क्या क्या प्रॉब्लम होती है। मैम पढ़ा रही है ना, कौन सी क्या पढ़ा रही है, पैथोफिजियोलॉजी। सिम्टम पूछना, ग्लूकोज के क्या सिम्टम होते हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, यूरिन का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है, बात समझ, भूख बहुत तेजी तेजी से लगती है। ग्लूकोज हुआ मतलब कुछ लक्षण होते हैं डायबिटीज के, जो क्या होते हैं, कुछ समझ में आता है, डायबिटीज के कुछ लक्षण होते हैं। इंसान बहुत तेजी से खाना खाता है, वेट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ठीक है, ग्लूकोज देखो यार, ऐसे मरीज को देखा करो, ठीक है, यूरिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। बात समझ में आया, ठीक है। पेनक्रियाज दो सेल्स होती है, कौन कौन सी होती है, पेन बीटा सेल्स होती है, अल्फा सेल्स होती है। पेनक्रियाटिक की दो सेल्स होती है, एक बीटा सेल्स होती है, एक अल्फा सेल। बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, अल्फा सेल कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम को निकालती है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, लेट, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। लेट के नाम से याद कर लीजिएगा, एन मतलब लाइपेज, ए मतलब एमाइलेज, टी मतलब ट्रिप्सिन। किस सेल से निकलती है, पेनक्रियाटिक बीटा सेल से निकलती है, और जो अल्फा सेल से निकलती है। और जो पेनक्रियाटिक बीटा सेल रहती है वो क्या निकालती है, इंसुलिन। वो इंसुलिन भोजन में प्रेजेंस ग्लूकोज लेवल को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, भोजन में प्रेजेंस ग्लूकोज लेवल, जो आप लोग खाते हैं, मीठा उठा जो भी खाते हैं, फल फ्रूट जो भी खाते हैं, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करता है। अगर इसी ग्लूकोज, इसी पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपको प्रॉब्लम होती है शुगर की। अगर पेनक्रियाटिक इंसुलिन ज्यादा बढ़ा तो हाइपोटेंशन, कम बना तो हाइपरटेंशन। इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हुआ तो हाइपोग्लाइसीमिया। बात समझ में आया, आगे बढ़े, बोर नहीं हुए जी हमसे, हाँ हो गए ना, खत्म करते। फिर गया वो, यार हम तो उससे परेशान ही हैं, कहाँ पे गया यार, कहाँ से होगा, ओहो गया। रेस्ट ले लो, तब तक हम डिलीट कर रहे हैं। मेरा फोन बंद हो गया क्या, हाँ जी, फोन मेरा बंद हो गया, चल रहा है ना, बस जाने वाला है, चार्ज नहीं है।
इसको छेड़ता भी कोई है, हमको लगता है ना ये भूत प्रेत वाले पता नहीं कौन सर्च कर लेता है, पेड़ का चित्र नहीं आता है यार, हद है। हाँ सही बात, एकदम पूरा भर जाता है। पासवर्ड लगा देंगे ना, कभी किसी को नहीं बताएंगे। देखो इतना सर्च किए हैं, इतना कि क्या ही बताएं। ओहो आ गया। चलो आप पढ़ाएं। जब पेनक्रियास से जो एंजाइम निकल रही थी वो क्या क्या थी, ट्रिप्सिन्स थी और एमाइलेज थी और कौन सा था, लाइपेज है। ट्रिप्सिन्स किसका पाचन करती है, प्रोटीन्स को पचाती है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करती है, प्रोटीन्स को पचाती है। और जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च का पाचन किसके थ्रू होता है, स्टार्च जो होते हैं, जो माउथ में छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट में माउथ में प्रेजेंस है तो माउथ उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर तरीके से माउथ में नहीं डाइजेस्ट हो। तो आते हैं किसमें, स्टमक के पास। स्टमक में पेनक्रियास छोड़ती है अपनी पेनक्रियाटिक जूस या फिर पेनक्रियाटिक एंजाइम, जो कि होती है ट्रिप्सिन और लाइपेज और आपके एमाइलेज। जो ट्रिप्सिन होती है प्रॉपर तरीके से प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, और जो एमाइलेज होता है वो प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट का करता है, और जो लाइपेज होता है वो फैट का डाइजेशन करता है। बचा इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को पचाता है। बस बात समझ में आया। जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, याद रखना, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसी का सिर्फ पाचन होता है, बाकी सबका एब्जॉर्प्शन होता है। जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया, इस सब का क्या होता है, डाइजेशन होता है। बाकी सबका और सबका क्या होता है, पाचन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, पाचन नहीं होता। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, सबका एब्जॉर्प्शन होता है। बचा जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उसी का क्या होता है, डाइजेशन होता है। बात समझ में आई। सबका डाइजेशन नहीं होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डाइजेशन प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाती है किसमें कंप्लीट होती है, स्टमक के पास। अब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। कंप्लीट एंजाइम कहाँ पे सिक्रीट हो रही है भाई, स्टमक। कौन दे रहा है, पेनक्रियाज। अब बचा क्या है, एब्जॉर्प्शन सिर्फ बचा है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब लीवर क्या करता है, लीवर का सुना है ना, लीवर के बगैर भोजन डाइजेस्ट होता ही नहीं है। अब देखो लीवर का काम क्या है, एक नाम सुने हो, पित्त। पित्त, बाइल जूस, बाइल जूस कौन बनाता है भाई, अरे वही जो हरा हरा होता है, स्टमक है। हाँ जी, यहाँ पे क्या है, पेनक्रियाज है, और यहीं पे क्या अटैच रहती है, लीवर। क्या अटैच है, लीवर। ये लीवर किससे अटैच है, जब स्टमक की एंडिंग आती है तब वहीं पे अटैच है, मतलब हम यहाँ पे कर दिए, ये जस्ट यहीं पे अटैच होती है।
समझ में आया? पेनक्रियाज प्रॉपर तरीके से एंजाइम को सिक्रेट करती है। लीवर साइड से रहता है, किसका सिक्रीशन करता है? बाइल जूस का। बाइल जूस कहाँ पे बनता है? गॉल ब्लैडर में। ब्लैडर, हाँ, गॉल ब्लैडर उसी में बनता है ना। बाइल जूस कहाँ पे बनता है? लीवर बनाता है। बाइल जूस लीवर बनाता है। स्टोर किसमें होता है? बनता कहाँ से? अरे भाई लीवर बनाता है, लीवर से अटैच। ये क्या है? लीवर है। लीवर से अटैच क्या है? गॉल ब्लैडर है। यही है ना लीवर से अटैच। ये लीवर बनाता है, स्टोर किसमें होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। और देखो, चिकन सब लोग खाए हो, चिकन खाए हो? काजी प्रतीक, वो तो एकदम वेजिटेरियन है भाई, पंडित है। चिकन खाए हो? मैं खाई हूँ, मैं पालू। अरे यार मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, बताओ काहे शर्मा रहे हो? चिकन खाना बुरी बात है? अगर बुरी बात है तो मुर्गे आए क्यों? हम लोग काटते क्यों है? चिकन खाना कोई बुरी बात है? हाँ जी, क्या बोले? कैसा बुरी बात है जी? चिकन में पाया जाता है प्रोटीन्स, और क्या क्या पाया जाता है? फैट, चर्बी जिसको बोलते हैं। और क्या पाया जाता है? उसके बोन मैरो में लेग पीस खाई हो कि नहीं? क्या क्या पाया जाता है? एक मेरी फ्रेंड थी, क्या नाम था उसके साथ, नीलू नाम था। हॉस्टल में कभी कभी चिकन बना देते थे चोरी चोरी, वैसे पे नहीं बनता था। उसको लेग पीस इतना पसंद था, लेग पीस के कितने टुकड़े करती थी अपने दांत से, पता है? इतनी बड़ी लेग पीस होती थी, उसमें से ऐसा ऐसा निकालती। तेजस्विनी नाम था उसका। मतलब लेग पीस को हमने तोड़ तोड़ के उसमें प्रेजेंट जो बोन मैरो होता है ना, उसको खाती थी, उसको खाती थी। खाने वाले खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बोन मैरो को भी खाने से फायदा मिलता है। क्यों सब लेग पीस चूज करते हैं? हमारे भी फेवरेट है, लेकिन हम बोन मैरो नहीं खाते हैं, वही खाते हैं जो हमको पसंद हो। ठीक है, वही हम तोड़ तोड़ के वो खुच्चा बना के बोन्स को, ये बात समझ में आई? तो देखो, हम क्यों बताए चिकन की बात यहाँ पे हमने क्यों किया? क्योंकि चिकन कटते समय देखे होगे, ये जो पित्त की ग्लैंड होती है, बोलते हैं उसको बड़े बचा के सब लोग काटते हैं। अगर वो कट गया तो पूरी की पूरी मीट खराब, बोलते हैं ना मीट खराब हो जाए। एक हरा सा रहता है, छोटा सा, इत्तू बड़ा रहता है, जाओ, एक इत्तू सा रहता है, हरा सा रहता है, उसमें पित्त भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? पित्त, यही बाइल जूस। वो अगर पूरे मीट में गिर जाए ना, पूरा मीट का टेस्ट एकदम कड़वा हो जाता है, एकदम क्या हो जाता है? कड़वा कड़वा। और उसी भोजन को और उसी टेस्ट को कहाँ से मिलती है भाई? देखो, ये लीवर इतना वर्क क्यों करता है? अब देखो, पेट में जो भोजन बना वो किस नेचर का है? एसिडिटी, एसिड नेचर का है, एसिड। अब पेट से भोजन कहाँ पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेट से भोजन कहाँ पे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग रोना, वो कहती है हम एसिडिक वाले भोजन को डाइजेस्ट करवे नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि वो एसिड है। अगर एसिड का भोजन हमारे अंदर आएगा तो जलाएगा, उसमें प्रेजेंस क्या है? एसिड है। हालांकि इसमें भी लगी रहती है म्यूकोजल मेम्ब्रेन, लेकिन बहुत ही पतली पतली लगी रहती है। भोजन स्टमक में गया तो भोजन भोजन नहीं रहा भाई, माउस में भोजन गया तो माउस क्या बन गया? बोलस। बोलस से बाद भोजन कहाँ पे? पेट में गया तो क्या बन गया? काइन। काइन, काइन के बाद भोजन क्या बन गया? काइन। काइन जो होता, काइन, ये काइन क्या होते हैं? भोजन होते हैं प्लस एसिड होते हैं। एसिड का मतलब भोजन में प्रेजेंस एसिडिक होते हैं। भोजन आ रहा है पेट से तो जरूर उसमें एसिड मिले हैं। बस समझ में आया? स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग रोना,
ना, हम उसी भोजन को पचाएंगे जिस भोजन का नेचर बेसिक रहेगा। जो किस नेचर के रहेंगे, बेसिक नेचर के रहेंगे, उसी को पचाएंगे। हम एसिड वाले भोजन को नहीं पचाएंगे। और पेट से जो भोजन आता है उसका नाम क्या है, वो कौन सा भोजन होता है, एसिड। अब यहीं पे काम आता है लीवर। लीवर के पास क्या होता है, ये पित्त होता है, जिसको हम बाइल जूस के नाम से जानते हैं। बाइल जूस जो होता है, जैसे भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आता है, ये बाइल जूस सीक्रेट होता है। ये पूरे भोजन को, पूरे के पूरे भोजन को क्या कर देता है, बेसिक कन्वर्ट करने में मदद करता है, या फिर भोजन को न्यूट्रल कर देगा, या तो भोजन को बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देगा, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को चाहिए। इसका शर्त है, या तो हम भोजन को न्यूट्रल भोजन को पचाएंगे, या तो बेसिक नेचर भोजन को पचाएंगे, अन्यथा हम एसिडिटी वाले भोजन को नहीं पचाएंगे। और पेट से जो भोजन आ रहे हैं वो कौन से है, एसिडिक नेचर है। बात समझ में आया। तो जो डाइजेशन का सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो बाइल जूस का, यानी लिवर का है। किसका है, लिवर का है। और लिवर के पास ही होती है बहुत सारी बीमारियां, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस डी, हेपाटाइटिस ई, जिसको क्या बोलते हैं, पीलिया, पीलिया जोंटाइटिस, पीलिया की बीमारी होती है। हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी दूसरी है। जोंटाइटिस भी किसके थ्रू होती है, लीवर के थ्रू ही होती है। कब होती है ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ पाचन पे चल रहा है तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, भोजन को न्यूट्रल बनाता है या फिर बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को चाहिए। अब सुनो, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। भोजन क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन यहाँ पे एक अलग सा नखरा, भोजन एब्जॉर्ब तो लार्ज इंटेस्टाइन स्टमक में भी हो सकते थे। पॉइंट उठे ही कि नहीं, मैं भोजन डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से स्टमक में हुआ तो एब्जॉर्ब होने यहाँ पे क्यों आए, वहीं होना चाहिए। ये अलग एटीट्यूड दिखा रही है, हम बेसिक वाले नेचर को एब्जॉर्ब करेंगे, इसको नहीं करेंगे, तो क्यों आ रहा है भाई, उसी में हो जाना चाहिए। तो देखो, भोजन एब्जॉर्ब जो होता है वो स्टमक में नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि स्टमक में जो सरफेस एरिया होती है, सरफेस सरफेस एरिया क्या होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सरफेस एरिया होती है वो लार्जेस्ट सरफेस एरिया होती है। भोजन पूरी की पूरी तरह से फैल जाता है, भोजन पूरी की पूरी तरह से फैल जाता है, यहाँ से एब्जॉर्ब होके सब सारे के सारे न्यूट्रिशंस किसमें चले जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। बचा क्या, भोजन में प्रेजेंस। अब भोजन काइम ना होकर किसमें बदल गया, काइम में बदल गया। अब भोजन में प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ वाटर है, सारे न्यूट्रिशंस स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए। एब्जॉर्प्शन सिर्फ किसका बचा, कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये जो न्यूट्रिशंस प्लस जो और क्या वाटर होते हैं, इन लोग का एब्जॉर्प्शन किसमें होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्ब होता है। असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप बाद में हम बताएंगे जब आप, तो इसके बाद हमारी क्लासेस खत्म है। सारे ऑर्गन को एक एक बार हम अभी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रो बता रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में ही प्रॉब्लम होती है। लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट में होते हैं, ठीक है, 4 पार्ट में होते हैं। एक होता है एक क्या जो ऊपर की तरह गया है, असेंडिंग, असेंडिंग लूप, जो सीधा गया है, इसको ट्रांसफर नाम से जानते हैं, ट्रांसफर लूप, कॉलम के नाम से कह सकते हैं, लूप या फिर कॉलम के नाम से कह सकते हैं। असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम, और आपके क्या आते हैं, डिसेंडिंग। स्पेलिंग हमारी थोड़ी सी मिस्टेक है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कॉलम,
असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम। एक यहाँ पे आते हैं क्या, सिग्मोइड, सिग्मोइड कॉलम। और सिग्मोइड कॉलम के जस्ट यहीं पे होते हैं एक और, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होती है, सब में होती है, हम में भी है, आप में भी है, जानवरों में भी है। जानवरों में सबसे ज्यादा है। अब हम लोग में रोल नहीं है अपेंडिक्स का। इसको कौन सा ऑर्गन बोल दिया है, ये हमारे बॉडी में इसका कोई फंक्शन नहीं है। सिर्फ जो जानवर में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जानवर लोग क्या खाते हैं, हरी घास वगैरह खाते हैं, पालक वगैरह खाते हैं। तो ये जो हरी घासे वाली जो चीज होती है, उसको पचाने का काम करती है कौन, अपेंडिक्स। ठीक है, अभी भी हम लोग घास वाली चीज जैसे साग वगैरह हो गया, चने का साग हो गया, पालक का साग हो गया, सरसों का साग हो गया, ठंडी आ रही है, खूब साग सब लोग खाते हैं, उसको पचाने का काम होता है, अपेंडिक्स करती है। प्रॉब्लम तब इसमें होती है जब इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसी भी वजह से। जब ये स्वेल हो जाती है, सड़ने लगती है, पक जाती है, या फिर अपने साइज को बढ़ा देती है। कौन है भाई यार, इसको ना क्या ही होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। प्रॉब्लम अपेंडिक्स में प्रॉब्लम कब होता है, जब इसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या तो ये पक जाती है, फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, या फिर ये अपने साइज को बढ़ा देती है। तो डॉक्टर क्या करता है, इसको काट के निकाल देता है, या फिर अब तो ऐसी ऐसी दवाई दे दिया है, इसको गला के निकाल देता है। इसको क्या करता है, गला के निकाल देता है। ठीक है, यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता है, फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, सोडियम का, पोटेशियम का, जितने भी मिनरल होते हैं सबका एब्जॉर्प्शन किसमें होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। बात खत्म। भोजन फिर कहाँ पे स्टोर होता है, रेक्टम में, रेक्टम के पास एनएच के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है।